अब इसमें बाकी कहानी जो है वो नॉर्मल है, ये सब फर्जी है सर। सीधा सीधा मामला यहां से आइएगा। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब कई सारा, मर का मतलब यूनिट, यानी कई सारी यूनिट्स को आपस में ऐड करोगे तो क्या बनता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सर कहा गया कि जब पॉलीमर बनेगा तो ये बताओ जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में ऐड होते जाएंगे, और जब ये ऐड होंगे तो ये ऐड होकर क्या एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर देंगे? बोलो बेटा। बहुत छोटा मॉलिक्यूल अगर होता है तो क्या हम उसको माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं? माइक्रो मतलब छोटा, और अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब जब भी पॉलीमराइजेशन होगा, जब भी पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन कराने के बाद जो चीज अपने हाथ में आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्लियर बात? अब अपने मन में एक सवाल आएगा, और हर एक लाइन सुनते जाना है, याद करते जाना है। कितना बड़ा साइज हो कि हम कहें कि हां पॉलीमराइजेशन हो रहा है? उसके लिए इन्होंने बोला है कि द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जब मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे तो वेट भी बढ़ता जाएगा। बोले जब कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल बना दें, और उसका जो मास है वो किस रेंज में आ जाए? 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7, तो हम उसे बोलेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी पॉलीमराइजेशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है मामला? तो ये आपको ध्यान रखना है, साइज का रेंज याद रखना है। जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन कर ले, बाकी जो लोग हैं वो सुने, उसके बाद जब घर जाना तो एक बार लेक्चर दोबारा से देखना। बात समझ में आ रही है? दीज आर ऑल्सो रिफर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर हो गया मामला? विच आर फॉर्म्ड बाय, अब बोला जा रहा है कि जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये बताइए कि क्या ये छोटी छोटी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है यहां पर? तो इसीलिए उसने बोला विच आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बड़े स्केल पर हम छोटी छोटी यूनिट को जोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर। रेंज बोलो, मॉलिक्यूलर मास की रेंज बोलो बेटा। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7। स्मॉल यू का मतलब मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्मॉल यू ही एएमयू है या नहीं है, यानी ये एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा है। क्लियर है मामला? आगे आते हैं बेटा। लिखा है द रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स यूनिट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज, अब ये कह रहे हैं जो यूनिट बार बार रिपीट होती है इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर। यानी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को क्या नाम दिया जा रहा है? मोनोमर। तो इतनी बात हम लोगों ने कई बार कर चुके हैं। तो मोनोमर आर लिंक्ड टू ईच अदर, और अंडरलाइन करिए किस बॉन्ड के थ्रू? यहां कोई आयनिक वायनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलकर एक बड़ा यानी मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यह प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। जो बनता है उसे बोलते हैं पॉलीमर। हम कब बोलेंगे कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है? जब हमारे मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 10 की पावर 3 एएमयू से 10 की पावर 7 एएमयू के आसपास अगर है तो इसका मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है। आगे सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्लियर है मामला? अब सर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर अपने को देखना है तो कहानी समझिएगा सर। कुछ 2 एग्जाम्पल से चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी और हमें थोड़ा समझ में आएगा कि असलियत में हो क्या रहा था। जो इन्होंने बोला है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड, छोटी छोटी यूनिट आपस में मिलती हैं, मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। पहला और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा इसका है, अगर मैं कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हमारे पास, मैं इसे एथीन बोल सकता हूं?
आप एथिलीन भी बोलेंगे, लेकिन नाम जो है वो सेट बैठे इसलिए एथीन बोल रहे हैं सर। हमने इसके कितने मॉलिक्यूल लिए? एन, यानी कई सारे, और हमने एक प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस में देखते जाना, क्या इस तरीके से हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए सर? यानी कि पाई बॉन्ड टूटा और ये आपस में जुड़ते चले गए। इसका मतलब यहां जो बना, ये हमारा क्या बना सर? एक पॉलीमर बना। इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स को आपस में ऐड करना क्या कहलाता है बेटा? पॉलीमराइजेशन। यानी ये प्रोसेस क्या कहलाया? पॉलीमराइजेशन। जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही थी उसे मैंने क्या बोला? मोनोमर। तो यहां रिपीट कौन हो रहा है? एथीन। यानी एथीन मेरे इस पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट का क्या कहलाएगा? मोनोमर कहलाएगा। अब सर कई सारे एथीन मॉलिक्यूल आपस में मिल गए हैं, तो क्या हम इसका जब नाम रखेंगे तो ये नाम कैसा होगा? पॉलीथीन। आप पॉली एथीन बोलेंगे, लेकिन अगर एक साथ मिलाकर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? पॉलीथीन। खत्म नहीं हुआ। एक बात हमको सिर्फ इतना बताओ, ये जो पॉलीमराइजेशन हुआ है, इस पॉलीमराइजेशन में आपने चीजों को क्या जोड़ा है? केवल बोलो सर। और जोड़ने पर कुछ भी निकला नहीं। सारे एथीन मॉलिक्यूल अपना पाई बॉन्ड केवल ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा बॉन्ड है यहां पर जो ब्रेक हुआ है बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से इनकी वैलेंसीज खाली हो गई और ये जुड़ते चले गए। जब कभी कई सारे मोनोमर यानी कई सारी रिपीटिंग यूनिट आपस में केवल जुड़ती हैं, कुछ भी नहीं निकालते, तो इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं सर? एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रोसेस का नाम अब क्या हो जाएगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और हम यहीं से याद रखेंगे कि हमारा पॉलीथीन बेटा किस प्रकार का पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है। किस प्रकार का पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है, यानी चीजों को जोड़कर आया है। क्लियर है मामला? ये हमारा पहला एग्जाम्पल है पॉलीमराइजेशन का। बना लीजिए सर। वैलेंसीज खाली करने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारे पास चीजें जुड़ती चली जाए। तो एक बात दिमाग में अब अपने को बैठा लेना है, अगर हमारे पास कोई ऐसा मोनोमर है जिसके पास पाई बॉन्ड है, बात समझिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई डिफरेंस यहां पर ज्यादा है नहीं, तो इसका मतलब वो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और अपना हाथ फैलाएंगे, यानी वैलेंसीज को फैलाएंगे, और वो हाथ जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि एक लंबी चेन बनती जाएगी या नहीं बनेगी सर? पहला एग्जाम्पल, एथीन के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीथीन। ये प्रोसेस क्या है? पॉलीमराइजेशन। मोनोमर कौन है? एथीन। बात अगर की जाए कि ये पॉलीमराइजेशन किस प्रकार का है, तो जवाब होगा चीजें आपस में केवल जुड़ी हैं, कुछ भी निकला नहीं है। दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड पॉलीथीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। क्लियर है बात? इतना करने के बाद दूसरा एग्जाम्पल, नाइलॉन 6,6। अभी इसकी भी बात करेंगे कि ये 6 का मतलब क्या है, ठीक है ना? नाइलॉन 6,6 और एडीपिक एसिड। कौन सा एसिड सर? एडीपिक एसिड। आपस में क्या परफॉर्म करेंगे? पॉलीमराइजेशन। मतलब एक सेकेंड, इसको वो कर लो, ये नहीं है, यहां पूरा नाम लिखना।
हेक्सा मिथाइलिन, उल्टा लिखा दिया, डाइएमाइन है। ये क्या है? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। और ये लोग जो बना रहे हैं उसका नाम है नाइलॉन 6,6। जगह थोड़ी छोड़ना क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड आपस में पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करते हैं? नाइलॉन 6,6। अब सर हेक्सा का मतलब 6, मिथाइलिन का मतलब हम लोगों को पता है कि 6 CH2 होंगे यहां पर। तो अगर मैं यहां इसको लिखूं, बेटा ये मैंने 6 CH2 लिखे, ठीक बात। इनके दोनों तरफ क्या मुझे NH2 लगाना है? तो मैंने जो NH2 लगाया है वो इस तरीके से लगाया है कि NH और सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, अब तो इसको पढ़ ही लिया है, NH सिंगल बॉन्ड H, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर ही देखना है, ठीक बात। अगर मैं एसिड एडिपिक एसिड की बात करूंगा तो 6 कार्बन की चेन होगी और पहले और छठे कार्बन पर अगर बात की जाए तो वो कार्बन किसमें कन्वर्टेड होगा? C OH ग्रुप में। तो अगर बात की जाए तो यहां पर एडिपिक एसिड को अगर बनाना है तो उसका एक ग्रुप मैंने लिखा C OH। और अब आप इतने समझदार हैं कि मैं यहां CH2 का होल 4 लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि 4 CH2 बीच में है। बोलो बेटा। और लास्ट वाला COH जो होगा वो भी C O सिंगल बॉन्ड OH की तरीके। अब ये दो मॉलिक्यूल जब आपस में ऐड होते हैं तो आपस में ऐड होकर क्या चीज निकालेंगे तब ये ऐड हो पाएंगे? वाटर। यानी यहां कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं जो टूटे और जुड़ जाए मामला। तो इसका मतलब इस पॉलीमराइजेशन में क्या निकला? वाटर निकला। क्लियर बात। अब अगर वाटर निकला है, सुनते जाइएगा जरा, तो ये बताइए एसिड ने क्या दिया? OH। एमाइन वाला NH2 ग्रुप ने क्या दिया? H। इसका मतलब जब ये लोग आगे कहीं जुड़ेंगे तो अपना H और अपना OH बलिदान कर देंगे सर। और इस तरीके से हम लोगों ने इनके N मॉलिक्यूल्स ले रखे होंगे। सिंपल सी कहानी है। तो यहां बार बार N लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलीमराइजेशन अगर लिखे हो तो जाहिर सी बात है आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकर काम कर रहे होंगे। तो जब नाइलॉन 6,6 बनेगा तो वो देखने में कैसा होगा इसको समझिएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं CH2 का होल 6 है? बोलो बेटा। सिंगल बॉन्ड, क्या ये NH होगा? यहां कुछ ना कुछ आगे जुड़ा होगा तो ब्रैकेट मार दिया डंडी खोल के। अब यहां है सिंगल बॉन्ड NH, इसको देखना जरा, क्या यहां C डबल बॉन्ड O है बेटा? बीच में CH2 का होल 4 है और उसके बाद C डबल बॉन्ड O है। और क्या ये होल N बनेगा? तो इसका मतलब नाइलॉन 6,6 इस तरीके से बनता होगा। अब ये सवाल क्या सिखा रहा है सुनो, क्या यहां पर मैंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रखे हैं? इसका मतलब सीधा सा है, जब इस तरीके से सिचुएशन आएगी तो हमको पॉलीमर में किस प्रकार का बॉन्ड नया फॉर्म हुआ है ये देखना है। पहले ये बताइए इनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? NH2। इधर आइए एडिपिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? COOH। दोनों लोग आपस में मिले तो मिलकर एक नया फंक्शनल ग्रुप क्रिएट किए हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O NH से। क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं एमिनो एसिड। और अच्छी भाषा में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। बना लीजिएगा सर, पेप्टाइड लिंकेज। अब याद रखने वाली बात, जब भी पॉलीमराइजेशन किया
और कुछ भी बाहर नहीं निकला, चीजें जुड़ती चली गई, तो वो पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी है एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब भी पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीमराइजेशन करते समय कुछ ना कुछ निकला, क्या निकला? वाटर निकला, अमोनिया निकला, HCl निकला। अगर पॉलीमर बनाते समय मोनोमर के बीच में कोई चीज आपने एज अ मॉलिक्यूल निकाली है, तब उनके बीच में बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाएगा बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये किसका एग्जाम्पल होगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब जो आपके सामने प्रोडक्ट बना है नाइलॉन 6,6, बात समझिएगा। नाइलॉन 6,6 में जो नंबर है ये क्या बताता है? जब कभी भी नाइलॉन लिख कर आए तो समझ जाना आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमाइन लिया था, लेकिन ये बताता है 6 कार्बन का आपको क्या लेना है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो भैया। और ये नंबर बताता है 6 कार्बन का आपको क्या लेना है? डाई एमाइन। जाहिर सी बात है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो वहां कार्बन होता है, तो पहले और छठे कार्बन को आपको काउंट करना है। क्लियर है मामला? तो यहां पर ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, एक बात और है, जो सीक्वेंस बता रहे हैं वही सीक्वेंस माना जाएगा। यानी पहला वाला नंबर अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है तो दूसरा वाला नंबर डाई एमाइन बताता है। यहां दोनों नंबर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि नाइलॉन 6,10 है, क्या है? तो इसका मतलब 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और 10 कार्बन का डाई एमाइन लिया गया हो। बात समझ में आ रही? तो याद रखिएगा, पहला वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, दूसरा वाला एमाइन को। दोनों लोग मिलकर जो लिंकेज बनाते हैं वो बनता है CONH बॉन्ड, और उसे क्या कहा जाता है? पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है बात? अच्छा, इसी को मैं एमाइड लिंकेज बोल सकता हूं, लेकिन ज्यादातर वो बार बार आपके टर्म में क्या यूज करेगा? पेप्टाइड। तो आपको याद रखना है। चला जाए तो अब हमको ये बताओ, पॉलीमराइजेशन की 2 इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए। पहला, एथीन के N मॉलिक्यूल्स को आपस में पॉलीमराइज करेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीथीन। मोनोमर बोलो। मोनोमर क्या है? एथीन। किसका एग्जाम्पल है? एडिशन पॉलीमराइजेशन का कि कंडेंसेशन का? एडिशन, क्योंकि कुछ भी निकला नहीं है। अगली कहानी, नाइलॉन 6,6। जैसे ही नाम सुना समझ में आ गया, नाइलॉन का मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमाइन लिए होंगे। पहला वाला 6 बता रहा है 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा वाला 6 बता रहा है 6 कार्बन का डाई एमाइन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन को नंबरिंग में काउंट कर रहे हैं। जब C OH और NH2 ग्रुप आपस में मिलते हैं तो क्या NH2 का H और COOH का OH लेते हैं, आपस में मिलकर कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा? वाटर। जो फंक्शनल ग्रुप नया क्रिएट होगा वो दिखने में कैसा होगा? C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH टाइप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है मामला? अब सर, क्योंकि यहां पर पॉलीमराइजेशन करते समय कुछ निकल के बाहर भागा है, यानी ऐसे पॉलीमराइजेशन जिसमें कोई मॉलिक्यूल निकल कर भागे, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। खत्म नहीं हुआ। नाइलॉन 6,6 के मोनोमर कौन है? सर, पहला वाला 6 बता रहा है क्या? 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा वाला 6 बता रहा है 6 कार्बन का डाई एमाइन। 6 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। यानी नाइलॉन 6,6 इज अ पॉलीमर ऑफ किसका किसका? एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइन। क्लियर है मामला? तो कॉपी में 2 लाइनें लिख लो जल्दी से, मतलब मेरे हिसाब से ये तुम्हारे दिमाग में फ्रेम होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए, पॉलीथीन
is a addition polymer. Polythene is a addition polymer. Polythene is a addition polymer which monomer is ethene. Which monomer is ethene. बात खत्म, इतने में समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 is a condensation polymer. नाइलॉन 6,6 is a condensation polymer which having peptide linkage oblique amide linkage, which having peptide linkage oblique amide linkage, ब्रैकेट में लिखना सिंगल बॉन्ड, इधर देखो इस तरीके से लिखो, C डबल बॉन्ड हो NH, दोनों तरफ डंडी बनाना, C डबल बॉन्ड हो NH, ये लिंकेज हो गया, which is formed by monomer of, which is formed by monomer of adipic acid, which is formed by monomer of adipic acid and hexamethylene diamine, and hexamethylene diamine किससे किससे मिलकर बना है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड से। क्लियर बात? एडिपिक एसिड का मतलब 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन का मतलब समझ ही रहे हो, NH2 को कार्बन तो मानने ही लोगे सर, बस कहां लगा होता है? पहले और छठे नंबर पे। क्लियर है बात? नाइलॉन 6,6 में पहला नंबर किसको बताता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का है। दूसरा नंबर किसको बताता है? डाई एमाइन कितने कार्बन का है। बात क्लियर है सर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पॉलीमर हैं। अब यहां बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कैसे बनते हैं और एक कैसे पाए जाते हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिखा है ना, बेस्ड ऑन सम स्पेशल कंसिडरेशन, वन ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज बेस्ड ऑन सोर्स, यानी कि जहां से पाए जाते हैं हम उसके आधार पे इनको क्लासिफाई कर रहे हैं सर। अब सुनो, पढ़ना बड़ा आसान है। क्या अगर हमें देखना है कि कहां से मिलता है तो कितने तरीके हो सकते हैं? 1, 2, 3 या 5? अच्छा, एक बात बताना, बहुत सिंपल तरीका, हम बढ़िया से याद करा देंगे। पहला, हमें कुछ ना करना पड़े, मतलब प्रकृति हमको दे दे, दिस इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। अरे बोलो भैया। दूसरा सर, अगर मुझसे बोला गया कि कुछ मैंने नेचर से लिया और कुछ मैंने कलाकारी करके जोड़ दिया, तो दिस इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। कैसा? मतलब आधा पोर्शन या कुछ पोर्शन नेचर से मिला और कुछ हमने उसमें कलाकारी कर दी, दिस इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। एक नेचर से कुछ नहीं मिला, हमने लैब में बैठ के ही 2-4 चीजों को मिला मिलू के कुछ बनाया, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। अब मुझे ये बताओ जरा, इधर देखना, पहली चीज ये बताओ मुझे कि क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जो हमारी पॉलीथीन है ये प्योर सिंथेटिक पॉलीमर है? नेचर ने पॉलीथीन के बैग बना के नहीं दिए थे, बोलो भैया। नेचर ने प्लास्टिक हमारे हाथ में नहीं थमाई थी, हमने जबरदस्ती उसको लैब में बनाया है। दूसरा, आप जो ये रबड़ यूज करते हो, क्या ये नेचर से रबड़ मिली है? अरे बोलो ना यार, उसमें हमने थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर करके क्या किया, यानी सेमी सिंथेटिक में आ जाएगा। तो अब आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला एग्जांपल रखते हैं, नेचुरल पॉलीमर। पहले ही तय है कहां मिलेगा सब कुछ? नेचर से। आइए, दीज पॉलीमर आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स। एग्जांपल्स आर, गोला बनाइए, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, स्टार्च आर सम रेजिन्स एंड रबर। नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल बोलिए।
पहला बोलिए सर प्रोटीन, दूसरा बोलिए सेल्यूलोज, तीसरा बोलो स्टार्च, और चौथा है सम रेजिन्स एंड रबर। यानी कि ये सब हमको कहां से मिला है? नेचर से। बस खत्म, यही है। अब इसमें का जान लड़ा दें क्या? अब इसमें बदल थोड़ी सकते हैं कुछ, जो है वो याद रखना है। आजा भाई। अगला सर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, पहले ही दिमाग में लगा लो क्या किया होगा हमने, नेचर से कुछ लिया और कुछ अपनी कलाकारी की उसमें। इसका मतलब सेल्यूलोज जो था वो क्या था? नेचुरल पॉलीमर। तो सेल्यूलोज के डेरिवेटिव बनाए होंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है बात? एज अब लिखो सेल्यूलोज के डेरिवेटिव क्या क्या है। एक है सेल्यूलोज एसीटेट, ब्रैकेट में बंद करिए और बगल में लिखिए रेयन। पेपर में वो सेल्यूलोज लिख कर देगा तो तुम पकड़ लोगे, क्योंकि बच्चा रट के बैठता है। सेल्यूलोज जो है वो कैसा है? नेचुरल पॉलीमर। तो इसका मतलब सेल्यूलोज एसीटेट अगर लिखा तो मतलब सेल्यूलोज में एसीटेट को ऐड कराया गया है। इसका सीधा सा फंडा है, ये किस में चला जाएगा? सेमी सिंथेटिक में। इसलिए वो पेपर में क्या लिख कर देगा? रेयन। सब बताते चल रहे हैं, पहुंचाएंगे घर तक तुमको वहां पे, लेकिन अब तुम भाग आओ तो ये तुम्हारी समस्या है। दूसरा सर, क्या नाम से समझ में आ रहा है? सेल्यूलोज नाइट्रेट। अरे बोलो भैया, सेल्यूलोज नाइट्रेट। हाँ पता है भैया, नाइट्रेट मिला दिए हो तुम, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। आर द यूजुअल एग्जांपल ऑफ दिस सब कैटेगरी। दो याद रखो, इतने में काम हो जाएगा। पहला बोलो सेल्यूलोज एसीटेट, दूसरा बोलो सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज एसीटेट को और क्या बोलते हैं? रेयन। बस ध्यान रखना है। और आएगा भी कौन सा वाला, क्योंकि ये आएगा तो पकड़ में ही हो जाएगी। अगली कहानी सर, सिंथेटिक पॉलीमर, यानी ये सारा खेल अपना खुद का बनाया हुआ है सर। अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज आ, देख रहे हो पहला वाला प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। अब यहीं से याद रखना, नाइलॉन 6,6 इज अ एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन, इज अ एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है मामला? तो दो हो गए सर, पहला पॉलीथीन और दूसरा नाइलॉन 6,6। ये पीछे से याद करके आ रहे हो तुम। अगला सर सिंथेटिक रबर, इसमें अंडरलाइन करिएगा, पेपर में मैचिंग आती है। सिंथेटिक रबर जो है वो नेचुरल है, लेकिन हमने उसमें कुछ किया है, यानी खुद से बनाया है उसको, तो नाम क्या आया? सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर किसको कहा जाता है? दो कंफ्यूजन होंगे, ब्यूना एस और ब्यूना एन। याद रखना है ब्यूना एस बोलते हैं, बाकी मतलब क्या है आगे बात करेंगे। आर एग्जाम्पल ऑफ, देखो क्या लिखा है, मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। पॉलीमर कैन ऑल्सो बी, ये आगे की बात है। अब हम आगे बात करेंगे उनको, उनके फोर्सेज और स्ट्रक्चर के आधार पे कि कैसे बनते हैं, उससे क्लासिफाई करना है। चले तीनों फटाक से पढ़ो, यहीं याद करके सुनाओ हमको, जल्दी जल्दी से। रेजिन्स मतलब होता है चीजों को मिला के बनाने वाली चीजें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो कंपाउंड्स हैं एक तरीके के, तो जो पाया जाएगा उसे हमें क्या बोल दिया? रेजिन बोल दिया। चलो सर सुना दो फटाक से। पहली चीज, पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीमर है, जो मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट का आधार बोलो है 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7। दूसरी बात, पॉलीमराइजेशन में दो पॉलीमर पढ़े थे, नाम बोलो, नाम बोलो। एक पॉलीथीन और दूसरा नाइलॉन 6,6। पॉलीथीन का मोनोमर बोलो एथीन, नाइलॉन 6,6 का मोनोमर नाम से बोलो। पहला वाला एसिड है तो एडिपिक एसिड बोले, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या ऐड कर रहे हैं? बोलिए
हेक्सामेथाइलिन डाईएमाइन। पॉलीएथीन जो है यानी पॉलीथीन जो है वो किस प्रकार का पॉलीमराइजेशन है? एडिशन पॉलीमर। और अगर हम बात करें ये आपका नाइलॉन 6,6 जो है वो किस तरीके का है? सिंथेटिक, ये किस तरीके का है? कंडेंसेशन पॉलीमर। क्योंकि जब हम एसिड और एमाइन को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है मामला? अगली कहानी सर, अब अगर हम आपसे पूछें कि जो आपका नाइलॉन 6,6 बना है, अब हम पॉलीमर को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक और तीसरा सिंथेटिक। तो ये जो आपका नाइलॉन 6,6 है ये किस कैटेगरी में जाएगा? सिंथेटिक वाले में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। क्लियर है मामला? नेचुरल पॉलीमर के 3 एग्जांपल बताओ, शांत रहना, बताओ। सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया। अरे बोलो ना यार। और सम रेजिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा ये बात समझना, रेजिन क्या है मालूम है? जो कलाकारी सीधी है, सेल्यूलोज, स्टार्च, इन्हीं कंपाउंड्स को आपस में ऐड कर करके बहुत सारी चीजें बनी है, तो उनके आधार पे बात हो रही है। दूसरा, सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल बोलो। अब ये तो तय है कि जो सेल्यूलोज लिया था उसी में कुछ फिट कर देंगे। दो याद रखने, एक है सेल्यूलोज एसीटेट जिसको अपन बोलते हैं रेयन, और दूसरा है सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्लियर है बात? तीसरा सर कौन सा वाला? अगर बात करें सिंथेटिक पॉलीमर की, तो क्या ये प्योर हमने ही बनाया है? पहला एग्जांपल पॉलीथीन, दूसरा एग्जांपल नाइलॉन 6,6 जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोल रहे हैं। तीसरा एग्जांपल बोलो सर, क्या सिंथेटिक रबर है जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्यूना एस। पेपर में क्या लिखकर आएगा ये याद रखना। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर ये लिख देगा तो पकड़ लोगे कि सेल्यूलोज में कुछ मिला दिया गया है, और यहां अगर सिंथेटिक लिख दिए तो बात ही खत्म हो गई इसका मतलब। इसलिए वो आपको क्या लिखेगा कि आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है। तो आंसर याद रखना है ब्यूना एस। उसके बाद सर अब ये सारी चीजें, अब हम क्या कर रहे हैं? ये तो हमने बात की सोर्स के आधार पे कि कैसे मिला और कुछ हमने मिला दिया। अब मिला के हमने किया क्या? यानी जो पॉलीमर बन रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन हुआ है, किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, किस प्रकार की चेन बनी है, इसके आधार पे अगर बात करें तो उन्होंने बोला पॉलीमर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी पहली चीज उनका स्ट्रक्चर कैसा है इसके आधार पे बांटा, दूसरा उन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके आधार पे बांटा, और तीसरा उनको बनाने के लिए हमने किस प्रकार का प्रोसेस, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या दो होंगे? अभी पढ़े हो। एक क्या है? एडिशन, दूसरा बोलो कंडेंसेशन। क्लियर है मामला? तो जिनके पास बुक है वो इस तरीके से गोला बना के चीजों को ध्यान रखेंगे कि इनको आपको याद रखना है। अगला सर, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक बार पैराग्राफ पढ़ लो जरा जल्दी से। पहला वाला एडिशन ही बताया है, उसी के बारे में बात है। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इन्होंने लिखा दीज आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पहला नाम हमने क्या लिखा था? एडिशन, जिनको इन्होंने बोला है चेन ग्रोथ। बोलो सर। दूसरा है कंडेंसेशन, जिसको इन्होंने बोला है स्टेप ग्रोथ। तो अंडरलाइन करिएगा चेन ग्रोथ को एडिशन के साथ, और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन के साथ। अच्छा सुनो, चेन ग्रोथ का मतलब चीजें ली जुड़ती चली गई, दिस इज कॉल्ड चेन बढ़ रही है यानी चेन ग्रोथ है। एडिशन में क्या हमको उनको मिलाकर कुछ निकालना पड़ेगा बाहर? अरे वो उस कंडेंसेशन का मतलब निकाल जोड़ेंगे और जोड़ के कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो अगर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या हमको वहां मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं कि एक एक स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, इसलिए नाम क्या दिया जा रहा है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब पहला पढ़ रहे हैं
एडिशन पॉलीमराइजेशन, या जिसको बोलेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मोनोमर, यानी यहां मोनोमर बदलता नहीं है, एक ही होगा, वही बार बार रिपीट होता जाएगा. और डिफरेंट मोनोमर, यानी अगर आपने एक से ज्यादा मोनोमर लिए तो वो भी अपने से कुछ निकालेंगे नहीं. इसका मतलब ये पहली 1.5 लाइनें ये बताती हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर हमें करना है, सुनते जाइएगा सर. अब यहां पर 2 टर्म आएंगे, क्योंकि अगर इसे पढ़ना है ना तो किताब के हिसाब से नहीं पढ़ना है सर, आगे की चीजों का यूज पीछे ही है. एक टर्म है होमोपॉलीमर और एक टर्म है कोपॉलीमर. होमो का मतलब एक जैसी चीज बार 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 रिपीट होती जाए. कोपॉलीमर का मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे पास 2 चीजें हो, 3 चीजें हो, 100 चीजें हो. जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो किस कैटेगरी में जाता है? कोपॉलीमर. एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता रहता है तो किस कैटेगरी में जाता है? होमोपॉलीमर. इसका मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन में दोनों लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे सर? कॉपी में साइड में बना लीजिए सर, आगे वो बताएगा, लेकिन अपने को याद रखना है क्योंकि हमको डिफरेंशिएट भी करना है आगे चल के. अभी तक हमने बात की है केवल पॉलीमर की, कि पॉलीमर बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिपीट होते हैं. और मैंने आपको 2 एग्जांपल भी पढ़ाए, एक में एक ही मॉलिक्यूल रिपीट हुआ और एक में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल को मिलाकर बनाया गया. उनके जुड़ने के तरीके के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा. पहला आधार क्या है? केवल जुड़ते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन. दूसरा काम क्या था? जुड़े जब तो जुड़ के उन्होंने कुछ निकाला, उसे क्या बोला गया? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. लेकिन जब पॉलीमर बनेगा तो उसमें मोनोमर की संख्या यानी टाइप के आधार पे भी बात होगी. मोनोमर अगर एक ही प्रकार का है तो क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर. और अगर डिफरेंट मोनोमर आ रहे हैं यानी अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर. यहां लिखिएगा होमोपॉलीमर के ऊपर सेम मॉलिक्यूल रिपीट, यहां लिखिएगा 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल रिपीट, यानी 2 या 2 से ज्यादा अपने को क्या चाहिए? डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए. 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल रिपीट, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमराइजेशन. ऐसा पॉलीमर बेटा क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर. ठीक बात है. अब इससे आगे आसान हो जाएगा. इन्होंने बोला एडिशन पॉलीमराइजेशन में चाहे मॉलिक्यूल सेम लो या अलग अलग, वो केवल और केवल आपस में क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे, कुछ भी अपने अंदर से निकालेंगे नहीं. ज्यादातर आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन वही लोग दिखाएंगे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होगा, और वो पाई बॉन्ड तोड़ के आपस में जुड़ते चले जाएंगे. तो इसका मतलब इन्होंने बोला टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर द मोनोमर यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड. जो मोनोमर यूज करेंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड, क्योंकि पाई बॉन्ड होगा तभी तो जुड़ेंगे आपस में. आगे बोला गया एल्कीन्स ले लो, एल्काडाइंस ले लो एंड देयर डेरिवेटिव. यानी मैंने क्या बोला है? मैंने ये नहीं बोला है कि एल्कीन होना चाहिए, मैंने ये बोला है कि ज्यादातर क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. तो एल्कीन है तो भी डबल बॉन्ड है, एल्काडाइइन है तो 2 डबल बॉन्ड है. और अगर इनके डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब विनाइल क्लोराइड ले लिया तो क्या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl है, तो क्या ये पाई बॉन्ड तोड़ के ही तो जोड़ता चला जाएगा? तो इसका मतलब पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर है तो इसका मतलब 100% वो किस कैटेगरी में जाएगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन. यानी आप कैसे पहचानोगे मोनोमर देख के कि एडिशन वाला करेगा कि कंडेंसेशन वाला? आओ. This mode of polymerization leads to an increase in chain length and chain growth can take place through the formation of the either free radical or ionic species. कह रहे हैं आपस में तो जुड़ते जाएंगे
लेकिन जुड़ने के लिए या तो ये फ्री रेडिकल बनाएंगे और या ये आयन बनाएंगे। पाई बॉन्ड अगर बराबर से टूटा, होमोलिटिक फिजन हुआ तो फ्री रेडिकल, और अगर किसी एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो प्लस और माइनस की तरीके। क्लियर है मामला? चलिए सर, हाउएवर द फ्री रेडिकल गवर्न एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड, यानी ज्यादातर ये किस मोड को प्रिफर करते हैं? फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल आपस में क्या होंगे? जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर है बात? अब सुनना, तुम्हारे मन में आएगा कि यार फ्री रेडिकल ही ना बनाओ, ये तुम कैसे बता दिए कि आयनिक वाला है? ये भाई साहब कौन है? विनाइल क्लोराइड। मैंने जानबूझ के क्या किया, थोड़ा अलग अलग लिया। ये भैया कौन है? एथीन। अब हमको एक बात बताओ, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस है? नहीं है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस है? हाँ है। क्या Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। मैं बिना रेजोनेंस के प्रूफ कर सकता हूं कि यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। क्यों? अब आगे चल के तुम बोलोगे कि प्लस यहां रखने में फायदा होता है क्योंकि Cl का लोन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस कंप्लीट कर देता है। क्लियर है मामला? लेकिन एक बात ये बताओ, क्या यहां चार्जेस आने लगे या नहीं आने लगे? तो इसलिए बोल रहे हैं वो दोनों मैकेनिज्म शो कर सकता है। बस फर्क क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? फ्री रेडिकल। लेकिन ज्यादातर जो अपने कोर्स में कौन सी रिएक्शंस हैं? फ्री रेडिकल। क्लियर है बात? एक बार पैराग्राफ देख लो, क्योंकि अच्छे से यहीं पढ़ लो, खेल खत्म कर दो ना, घर का चक्कर ही मत रखो। जितना पढ़ा रहे हैं यहीं कहीं पढ़ते जाओ, याद होता जाएगा तुमको। अच्छा ये बताइए, क्या ये बोल रहे हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम सेम मॉलिक्यूल्स को भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को भी ऐड कर सकते हैं? जब ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या चेन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे इन्होंने बोला कि यहां हम किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं। बोले अगर हमारा मोनोमर एल्कीन है तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखाता है, एल्का डाईइन है इस तो भी एडिशन, या इनका डेरिवेटिव है, मतलब कोई हेलोजन वेलोजन लगा दो, साइनाइड आयनाइड लगा दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो अप करके ये आपस में जुड़ते हैं? फ्री रेडिकल और आयनिक। ज्यादातर मोड ऑफ लिंकेज जो होता है उसमें अगर बात करें तो किस मैकेनिज्म का यूज ज्यादा किया जाता है? फ्री रेडिकल का। क्लियर है बात? तो क्या हम आगे चलकर इसको बोलेंगे ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा? अरे बोलो भैया, कोई चीज फ्री रेडिकल में टूटी और जुड़ती चली गई तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है मामला? इतनी बात ध्यान रखें। मैकेनिज्म पे आ जाइए सर। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ लीजिए एक बार। अच्छा, इन्होंने कुछ कुछ चीजें बीच में गायब हुई हैं, जैसे कि मोड ऑफ लिंकेज। तो नई और पुरानी एनसीईआरटी, मतलब दो प्रकार की, पुरानी एनसीईआरटी में भी दो तरीके से है, कुछ भी हटा नहीं है, आगे पीछे है। क्या है सर? आगे पीछे है। तो जिनके में पहले वो चेन वाला दिखा रहा होगा, एरो वाला, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आगे है। तो हमने किसी न किसी एक एनसीईआरटी को तो फॉलो करना था, तो इनको कर रहे हैं। पहला है सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बोला गया अ वैरायटी ऑफ एल्कीन और डाईइन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ। अब हमको ये बताओ, फ्री रेडिकल बनाने के लिए क्या सबसे बढ़िया चीज हमें पेरोक्साइड लेना पड़ता है? तो लिखा गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर। क्या अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे क्लोरीनेशन यानी हेलोजिनेशन एल्केन में, क्या वहां पर सबसे पहले Cl2 मॉलिक्यूल टूटता है Cl फ्री रेडिकल में, और वही Cl फ्री रेडिकल क्या करता है? आगे जाता है और फिर एल्केन से H फ्री रेडिकल को निकालता है। यानी उस स्टेप को हम लोग इनिशिएशन स्टेप बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? यानी जो बनेगा वो रिएक्शन में किसका काम करेगा?
इनिशिएटर का। तो इन्होंने बोला कि इनिशिएटर या कैटेलिस्ट बोल सकते हैं। लाइक क्या लिया गया, बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होना चाहिए बस, एसिटिल पेरोक्साइड या टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ये तीनों लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किसका काम करते हैं, इनिशिएटर का। यानी ये तुरंत फ्री रेडिकल में टूट के आ जाते हैं और आपकी जो चीज आपने एल्कीन या एल्का डाइईन या उसका डेरिवेटिव लिया है उस पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकल में तोड़ने में मदद करते हैं। फिर से सुनिएगा, जितने भी पेरोक्साइड हैं ये खुद इनिशिएटर का काम करते हैं, खुद फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। जितनी भी आपकी एल्कीन, एल्का डाइईन या उसके डेरिवेटिव्स हैं उन पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकल में टूटने में मदद करते हैं। यानी बोलते हैं कि अब तुम पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लो और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लो। आगे सर, द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग or exposing to light a mixture of ethene with a small amount of benzoyl peroxide initiator। यानी कि अगर हम पॉलीथीन बनाते हैं तो हम उसमें किसको एज अ इनिशिएटर यूज कर रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बाकी भी आप ले सकते हैं एसिटिक पेरोक्साइड, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आगे लिखा है द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ फेनिल फ्री रेडिकल। अब ये चक्कर क्या है, कितने लोग बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बना देंगे, बना दीजिए जरा देखें क्या करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बना दीजिए जरा, देखें कितनों को याद है, जल्दी से बनाओ, बना के हमको दिखा दो बस केवल फटाक से। एक सेकंड रुको, गहरा नशा है कुछ और सही है तुम्हारा। बनाओ, गूगल में सर्च कर लो। क्यों कर रही हो जो पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, किताब लाए हो ना लाए हो, तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। इसमें भी दिक्कत है साले तुमको, इसमें भी दिक्कत है कि हमको आ कैसे रहा है। सही है भैया, हमारी नजर बहुत तेज है। क्या गलती है पता चल गया होगा। वही गोला गायब हो गया था जो खा लिए थे सवेरे। हाँ इधर आओ, पर ऑक्साइड, इधर देखो, पहली चीज बिना इनके होने वाला नहीं है, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज हुई या नहीं, हम लोगों ने तो बढ़िया से पढ़ा यार। बेंजोइल का मतलब क्या, बेंजीन है, और जैसे हम लोगों ने बात की ऑयल लिखा है तो इसका मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर खतरनाक स्ट्रक्चर बनाना है डरावना वाला तो यहां बेंजीन बना दो। सॉरी थोड़ा इसको मिटा दें, देखो ऐसा डरावना स्ट्रक्चर बना दो, वरना C6H5 लिख दो, यही है ना। इसने कहा, इसी को मैं बोल रहा हूं C6H5, C6H5, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। जब ये टूटेगा तो 20 से टूटेगा सर, और जब ये इनिशिएटर की तरीके काम करेगा तो ये हमारे सामने क्या सर, C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फ्री रेडिकल। क्या ये इसी की बात कर रहे हैं कि द प्रोसेस स्टार्ट्स विद एडिशन ऑफ फेनिल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय द पेरोक्साइड ऑफ एथीन, वो फॉर्म्ड बाय द पेरोक्साइड टू द एथीन डबल बॉन्ड, thus generating a new and larger free radical। क्लियर है मामला। अब सर यहां एक समस्या होती है, जो मैंने लेक्चर भेजा है अगर आपने उसमें देखा हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाता है इस तरीके का, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये वाला बॉन्ड यहां टूटेगा और ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो ये थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाता है C6H5 फ्री रेडिकल और CO2 गैस
इवॉल्व हो जाती है। क्लियर बात? तो जो इसने लिखा है ना फेनिल फ्री रेडिकल, वो ये है। जो तुम्हारे मन में होगा कि यार उसने फेनिल क्यों लिख दिया, तो जब ये टूटता है तो ये कौन सी गैस रिलीज कर देता है? CO2। तो वो अनस्टेबल रहता है। बना लो। इतना तो बिल्कुल रटा होना चाहिए कि हां भैया ये होता है। अब इन्होंने क्या कहा, जब ये बन जाता होगा तो ये क्या कहता होगा उस डबल बॉन्ड से एल्कीन के कि चलो फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाओ। और यहां समझ में आ रहा होगा, इधर देख लो, जैसे ही यहां फ्री रेडिकल बनेगा, क्या ये फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे सर? तो इसका मतलब ये CO2 यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। C6H5 के पास एक रेडिकल बच जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फेनिल फ्री रेडिकल। तो गलत नहीं लिखा है, वो सही लिखा गया है बिल्कुल। क्लियर है? पहले यही बनेगा टूट के, उसके बाद यहां पर क्योंकि ये प्रोसेस हो जाता है इसलिए यहां C6H5 फ्री रेडिकल और CO2 साथ में मिलता है। अगला सर, इन्होंने कहा thus जनरेटिंग अ न्यू एंड लार्जर फ्री रेडिकल, दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिशिएटिंग स्टेप, जिसको आप इनिशिएशन स्टेप पढ़ते थे। यानी चेन को बनाने के लिए इसने इनिशिएट कर दिया कि भैया हम टूट के खड़े हो गए, अब हम तुम्हारे अंदर के पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और तुम लोग आपस में जुड़ जाना। आगे लिखा है एज दिस रेडिकल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द एथीन, अनदर बिगर साइज रेडिकल इज फॉर्म्ड, दिस रिपीटिशन ऑफ दिस सीक्वेंस विद द न्यू एंड बिगर रेडिकल। अब क्या कह रहा है ये? इधर देखो, ये कह रहा है ये जो फेनिल रेडिकल है इसको मैं PH रेडिकल लिख दूं? अरे बोलो भैया, यहां तक का मामला क्लियर है या नहीं है सर? अब ये काम कैसे करता है इसको समझना, इसके मैकेनिज्म थोड़ी आनी है, लेकिन जो वो बोल रहा है वो हमें समझ में भी तो आना चाहिए। इसने कहा आपने एथीन का मॉलिक्यूल लिया, बोले हाँ लिया, बोले इससे बोले फ्री रेडिकल में टूटो, बोला नहीं टूटेंगे क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या कुछ ऐसा नहीं है। इसने बोला किसी को इनिशिएट कराओ। तो जो आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, क्या उसने PH फ्री रेडिकल तैयार कर दिया? अब ये फ्री रेडिकल इसके लिए किसका काम कर रहा है? इनिशिएटर का। ये आएगा और इसे मोटिवेट करेगा कि नहीं भैया टूटो, तो बोले चलो तुम कह रहे हो तो टूटते हैं। ये टूटा, जैसे ही ये टूटेगा क्या यहां पर CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड PH तो जुड़ जाएगा इसके साथ जाके। अब इन्होंने कहा कि देखो भैया हमने तुमको तुम्हारी ताकत याद दिला दी, अब हमने फ्री रेडिकल बना दिया कि नहीं बना दिया? अब तुम जाओ किसके पास? दूसरे एथीन मॉलिक्यूल के पास। पढ़ना सर, यहां से क्या लिखा हुआ है? दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिशिएटिंग स्टेप। आगे लिखा है द रेडिकल रिएक्ट्स, वो जो फेनिल बना है, विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द एथीन, अनदर बिगर साइज रेडिकल इज फॉर्म। ये बन गया, अब ये फिर अगले एथीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा। क्या ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे? बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्री रेडिकल जुड़ेगा। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा अपोजिट लिखता हूं, तो PH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहां इनके साथ जुड़े तो क्या यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। क्या तुमको ये चेन बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब क्या ये खेल शुरू है? अब ये इसी तरीके चलता रहेगा। क्लियर है मामला या नहीं? तो इसकी बात ये कर रहा है और लिखा है द रिपीटिशन ऑफ दिस सीक्वेंस विद new and bigger radical carries the reaction forward and the step is termed as chain propagation step। रुके रहिएगा। बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर का काम करता है, उसका खुद रेडिकल में टूट जाना, थोड़ी देर में फेनिल फ्री रेडिकल बना देना कहलाता है इनिशिएटिंग स्टेप। बोलो भैया। उसके बाद उसने बोला कि जब ये रेडिकल एल्कीन के पास जाता है तो एल्कीन पहले मॉलिक्यूल को क्या करता है? फ्री रेडिकल में तोड़ता है, जिसे कहा गया चेन इनिशिएटिंग स्टेप।
यानी कि इनिशिएशन के लिए तैयार कर दिया। इसके बाद जब ये खुद आपस में ही जुड़ते चले जाते हैं क्योंकि रेडिकल बन चुका है, तो ये क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप, यानी चेन के बढ़ने की प्रक्रिया। क्लियर है मामला? तो चेन इनिशिएशन स्टेप और चेन प्रोपोगेशन स्टेप तुमको ध्यान होना चाहिए। इसको प्रॉपर उतारिएगा, यहां लिख लीजिए, ये स्टेप है चेन इनिशिएशन। क्योंकि आजकल देखो एनसीईआरटी से लगभग सब कुछ आ चुका है, अब वो इसी में खेल तमाशा कर देगा। क्लियर है मामला? यानी इसके साथ जुड़ के रेडिकल तैयार कर देना। दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप। और इसमें वो भी है कि खुद टूटेगा तभी बना पाएगा ये। इसके बाद ये लोग अपने मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो रहे हैं, तो क्या चेन को बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये वाला स्टेप क्या लिखोगे? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अच्छा एक बात ये बता दो, इस खेल में खराब बात क्या है? हम लोगों ने वहां 3 स्टेप पढ़े थे। पहला इनिशिएशन, शुरू कर दो मामला। दूसरा बोलो प्रोपोगेशन, उसी का खेल इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, यानी जुड़ते चले जाओ। तीसरा ये रुकता मुकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये कभी रुकेगा? ये तो हर बार खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुमको इसे क्या करना पड़ेगा? रोकना भी पड़ेगा। तो वो आगे की बात करेंगे। 2 स्टेप हो गए यहां पर। स्टेप क्लियर हुए आपको? तो याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म में ध्यान रखना है, कौन सा इनिशिएशन है, कौन सा प्रोपोगेशन। अच्छा उन्होंने एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दी है उसमें मैं दिखा दूंगा तुमको, वो खैर तुम्हें कुछ बताएंगे क्यों नहीं, क्योंकि बता देंगे तो तुम्हें आ जाएगा। अभी दिखाते हैं, देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा। यहां तक क्लियर है? हटाएं। चलो भैया इनकी वाली मैकेनिज्म भी देख लो। आओ, जितना बताया है उसको गौर से सुनना, तुम्हारे में सब लिखा पढ़ी में है मामला। इन्होंने कहा अल्टीमेटली एट सम स्टेज, पहले हम पूरा पढ़ लें फिर हम इनका समझते रहेंगे, क्योंकि हमने मैकेनिज्म पहले इसीलिए बता दी है। अल्टीमेटली एट सम स्टेज द प्रोडक्ट रेडिकल thus formed react with another radical to form the polymerized product। ठीक है, this step is called chain terminating step। यानी क्या बोल रहा है सर? अब जब हमारा प्रोडक्ट बनने वाला होगा तो लास्ट में क्या वो लिंक करके फिर से बंद हो जाएगा मामला। तो इन्होंने बोला एट सम स्टेज द प्रोडक्ट रेडिकल thus formed react with the another radical to form the polymerization product। यानी वो एल्कीन के साथ रिएक्ट ना करके अगर किसी फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा तो फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे या नहीं? इधर देखो, क्या ये रेडिकल बन रहा है, लेकिन अगर ये बनते बनते बीच में इससे जुड़ गया पीएच से तो खेल। अरे बोलो अंकल, तो इसका मतलब है कि वो ये भी कर सकता है। इसे क्या बोला जाता है? चेन को रोक देना। दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। यानी कि इधर देखो, अगर तुमसे किसी ने पूछा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप क्या होता है, तुम कहोगे फ्री रेडिकल का आपस में जुड़ जाना। किसी ने पूछा चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है, तुमने कहा जो हमारा फ्री रेडिकल बना है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बोलेंगे? चेन को प्रोपोगेट करना। फिर बोला चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, बोले सर अब स्पेसिफिकली जो हमने इनिशिएटर लिया था यानी कि बेंजोइल पेरोक्साइड, उसमें फेनिल फ्री रेडिकल का यानी पीएच फ्री रेडिकल का एल्कीन पहले एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना, दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें वो पहला उसका खुद का टूटना भी जो है वो उसी के अंदर है। जब तक टूटेगा नहीं तो कैसे जुड़ेगा सर, उसकी बात ये कर रहा है। अब सुनिए सर, देखिएगा क्या टर्म लिखा है, चेन इनिशिएशन। क्या हुआ होगा, जो भाई साहब ये आए हैं ये खुद टूटे। कौन सा फिजन? होमोलिटिक फिजन। यहां है हम तो पूरा लिखेंगे ना। बोलो सर, ये क्या बना? बेंजोइल फ्री रेडिकल। अब गायब। बोलो
बोलो क्या बनाया? फेनिल फ्री रेडिकल। अपने को पता है CO2 निकल लेता है। अच्छा, एक बात बिल्कुल अपनी बुद्धि में बैठा लो, आपने कोई इंटरमीडिएट बनाया और उस इंटरमीडिएट में अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में निकल सकती है तो वो फटाक से निकल लेती है। जैसे कहीं भी CO2 PO2 अगर दिख गया रेडिकल फॉर्म में तो वो फटाक से क्या होगा? अगर CO2 फ्री रेडिकल है तो भी CO2 के साथ निकलेगा, और अगर कहीं COO माइनस है, ड्राइविंग फोर्स मिल गया तो तुरंत CO2 की तरीके निकल जाएगा। दूसरा क्या? डाइजोनियम क्लोराइड। कक्षा 12 में आपने पढ़ रखा है, बोलो सर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बोलिए सर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या N2 होता है? N2 नाइट्रोजन गैस के तरीके निकल सकता है। आप रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड से कराओ, Cl- अटैक किया, N2 बाहर। बोलो यार। क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराओ, Br- अटैक किया, N2 बाहर। क्यूप्रस आयोडाइड के लिए बोला गया कि केवल रख के ऐसे शेक कर दो, बोतल हिलाओगे, क्योंकि I- एक अच्छा जो है वो अटैकर है, तो इसका मतलब I- अटैक किया और N2 बाहर। तो डाइजोनियम क्लोराइड क्यों बनाते हो? क्योंकि N2 बाहर होगा। अब ये कहा जाता है कि अगर कोई गैसेस प्रोडक्ट होता है तो वो गैसेस स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकल सकता है। अब सुनना, फेनिल फ्री रेडिकल बन गया, उसने तुम्हारे एथीन के पहले मॉलिक्यूल को पकड़ा और उसको जागृत कर दिया कि देखो बेटा तुम्हारे अंदर भी कुछ है। बोले ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन। अगला क्या लिखा है? अब ये जागृत है, ये वही वाले हैं, बोलो। अब ये जागृत हो गए तो ये क्या कहेंगे? जितने भी एल्कीन के मॉलिक्यूल है उनके पास जाएंगे और कहेंगे भैया टूटो, और टूट टूट के बढ़ते चले जाओ। बोलो सर, दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपोगेशन। होल एन लिखा है यहां चोरी से, यानी हजारों लाखों करोड़ों एथीन मॉलिक्यूल इसके अंदर आ चुके हैं। अगला चेन टर्मिनेशन, बड़ा सिंपल। जो रेडिकल है वो अगर आपस में जुड़ गए तो खेल देखो, C6H5। अब आगे कोई रेडिकल है ही नहीं तो जुड़ नहीं सकता है। क्लियर है मामला? इसी को बोला फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन these free radicals can combine in different ways to form polythene. One mode of termination of chain is shown. क्यों? तुम ये भी कह सकते हो कि सर ये अगर जो PH CH2 फ्री रेडिकल बना है उससे जुड़ जाए तो वो भी जुड़ सकता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कई तरीके से ये जुड़कर रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं। क्लियर है मामला? ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से इस तरीके से आने चाहिए जैसे पढ़ाई गई है, क्योंकि इसके अंदर का कोई भी स्टेप पूछ लेगा तो हालत खराब हो जानी है। एक बार देख लो फिर आगे चलें। अच्छा, जो तुम्हारे पास लिखा उसको देख लो ना, स्टेप तो लिखा ही है ना रिएक्शन के, हमने जो लिखवाए थे। तुम इस जुगाड़ में कहे हो कि सामने दिखाए हम तुमको। अरे हमने तुमको जो 1.5 रिएक्शन लिखवाई हैं 2, असलियत में तो खेल वही है। इन्होंने उसको बड़ा बड़ा करके लिखा है, वो हमने इसलिए लिखवाया कि वो तुम्हें याद रहेगा, ये थोड़ी याद रहेगा। किसी ने पूछा इनिशिएशन स्टेप क्या है तो तुम क्या कहोगे? बेंजोइल पेरोक्साइड सर खुद टूट जाएगा, CO2 निकल के फेनिल फ्री रेडिकल बनाएगा। फेनिल फ्री रेडिकल पहले एथीन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट जो करता है, ये स्टेप क्या है? चेन का इनिशिएशन, यानी बनने के लिए तैयार। अब वो जो पहला वाला एल्कीन का मॉलिक्यूल है, क्या वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है? अब वो क्या जागृत हो गया, तो वो हजारों लाखों एथीन मॉलिक्यूल को ऐसे ही जागृत करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपोगेशन स्टेप। उसके बाद सर तीसरा टर्मिनेशन क्या है? ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, कहीं इनकी बुद्धि खराब हुई और ये आपस में ही जुड़ गए तो क्या रिएक्शन वहीं रुक जाएगी? दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। खत्म है। ये सब किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन की कंडेंसेशन? एडिशन। क्लियर है मामला? अगला है सर दा। अब देखते जाना, तुमको भविष्य हमने पहले ही दिखा दिया है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। द एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पेशीज। क्या लिखा है? वहां बोले थे एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक प्रकार का मोनोमर भी ले सकते हैं और 2 प्रकार का भी। इन्होंने कहा अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन में
आपने एक ही प्रकार का मोनोमर लिया, जैसे पॉलीथीन बनाने में केवल एथीन से बनाते चले गए। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमको मालूम है। बोलो सर। अगली कहानी, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन डिस्कस अबाउट इज अ होमोपॉलीमर, द पॉलीमर मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर आर टर्म्ड एज कोपॉलीमर। क्लियर बात। अब यहां से याद करने वाली बात, पॉलीथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन है, पॉलीथीन में एक मोनोमर एथीन है, इसलिए पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है? बोलिए सर, होमोपॉलीमर के तरीके काम करता है। दूसरा, हमारे पास दूसरा आदमी है ब्यूना एस। ब्यूना एस में भी एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहां दो डिफरेंट मोनोमर आपस में जुड़कर बनाते हैं, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल होगा? कोपॉलीमर फॉर्म करता है। ठीक बात। आगे लिखा है विच इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। अब ब्यूना एस किससे किससे बनता है? पहला मोनोमर ब्यूटा 1,3 डाई इन और दूसरा है स्टाइरिन। इधर देखिए, ये लिखा है ब्यूना एस। बोलो भाई, छाप के तो नहीं ले जा पाओगे, कोशिश तुम जितनी कर लो। देखना चाहोगे तो यहीं बढ़िया से देख लोगे और जीवन भर के लिए याद रखोगे। ब्यूना एस की बात करें, पहली चीज, क्या ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से आता है? बिल्कुल आता है सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी कहानी, ब्यूना एस में ब्यूना का मतलब किसका? ब्यूना का मतलब ब्यूटा 1,3 डाई इन हमेशा होता है, कोई माइकलाल नहीं बदल सकता इसको। इसका मतलब अगर हम इसे कभी भी बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है मामला? ये ब्यूटा 1,3 डाई इन। अगर यहां पर क्या लिखा है? S। S अगर लिखा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्टाइरीन। वहां ना देखो घूर के, यहां देखो। स्टाइरीन को याद रखना बेंजीन है, इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूना S जो है इसके मोनोमर कौन कौन है, इसके मोनोमर कौन कौन है, तो आपको याद रखना है इनके मोनोमर कौन कौन है? ब्यूटा 1,3 डाई इन और स्टाइरीन। क्लियर है मामला? अब क्या हमने इन दोनों को जोड़ा ही है, क्योंकि इन दोनों में क्या मौजूद है? पाई बॉन्ड। क्लास जहां से शुरू हुई है वहीं खत्म होगी सर। क्या दोनों में पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड अगर है तो कुछ निकल नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ जुड़ सकता है। इसीलिए ना एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल रहे थे। तो अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर आते हैं तो फिर यही एडिशन पॉलीमराइजेशन किस कैटेगरी में चला जाता है? ये लोग क्या फॉर्म करेंगे? कोपॉलीमर। क्लियर है मामला? रिएक्शन देख लीजिए। NCH2 मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन, ये भाई साहब क्या है? स्टाइरीन। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां इंपॉर्टेंट कहानी सुनिएगा, इधर देखिए। जब यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, अच्छा एक बात होता है कि फ्री रेडिकल बनेगा सर, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या यहां एक बात तय है कि कॉन्जुगेशन है? बोलो बेटे, क्या है? कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन है तो ये एरो बता रहे हैं कि बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और किनारे की वैलेंसीज क्या हो जाएंगी? खाली। तो इसका मतलब जब किनारे की वैलेंसीज खाली होंगी तो यहां देखिएगा जरा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। क्या यहां मैं रेडिकल बना दूं? बोलो, ये प्रोडक्ट लिखना भी आना चाहिए। इधर आओ सर, क्या ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 है? एक बात तो तय है कि जब ये ब्रेक होगा तो यहां क्या आएगा? रेडिकल आएगा या नहीं आएगा? इन्होंने इसमें कैसे जोड़ा? बेंजीन को ये लिखा, ये बेंजीन है, CH
सिंगल बॉन्ड CH2। क्या ये रेडिकल बनाए सर? अब तुम ये जरा देख के बताना, क्या ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे? ये भविष्य में बाकी लोगों से जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। होल N, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, बोलिए सर। उसके बाद जैसे ही ये जुड़ा तो ये रेडिकल गायब, CH2 CH C6H5 CH2। क्या अब अगर ये जुड़ रहे हैं तो ये रेडिकल तो हमने तुमको केवल दिखाने के लिए बनाया था, अब हम काट सकते हैं। बात पकड़ में आई या नहीं आई सर? सुन लो, एक से एक प्रतिभाशाली बाहुबली लोग हैं, वो रट लेते हैं भयंकर कि किसी ने पूछा ब्यूना एस तो कह रहे हैं ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस स्टाइरिन। उसने कहा ना, ब्यूना एस जो तुम्हें पता है is a addition polymerization, it's formed by addition polymerization, is a example of copolymer। जो साला पता है वो दे दिया। which of the following represent correct structure of ब्यूना एस पॉलीमर? अब ऐसे स्ट्रक्चर वो बना के चार्ट तो रख देगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड कहां होना चाहिए, बीच में, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने की वजह से। अच्छा एक बात ये बताओ, ये लोग फ्री रेडिकल में टूटेंगे तो ये खड़े रहेंगे क्या? ये भी टूटेंगे। जब ये टूटेंगे तो ये फ्री रेडिकल तो आगे बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, तो ये लोग रुके रहेंगे तब तक कि ये मिलके तुरंत क्या बना देंगे, बॉन्ड। यानी कॉन्जुगेशन में बॉन्ड कहां दिखता है, बीच में। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमें कुछ लगता है तो वो ये है। क्लियर है मामला? अब ये बताओ 2 बजे आओगे? आओगे? पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं कि आना है। कितने बजे? हाँ, अब ये अलग है कि 2 बजे है, जब तुम्हारा छूटे बैच 15 से 20 मिनट का तुमको गैप मिलेगा, आराम से खाना पीना खा के आ सकते। यही इसी के आगे बात। फिजिक्स में रखी है क्या विशाल सर ने? बोला है आज? तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल सुबह पढ़ा देंगे। वो बताओ, नहीं है फिर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सुबह 7 बजे रख देते हैं। दशहरा है, रावण जला दो कल। अरे बोलो ना यार। हाँ, अपने अंदर वाला वही है सबसे ज्यादा। सुबह 7 बजे कल मिलते हैं दोस्त। कल जब आइएगा सुन लीजिए, एनसीईआरटी लेकर आइएगा। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी लेके आओगे, अंडरलाइन करोगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। आज घर जाके एक बार इसको देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन में जो लेक्चर्स भेजे हैं एल्केन एल्कीन के, उनको एक बार पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइएगा। कितने लोगों ने पढ़ा है उन लेक्चर्स को? भी टेस्ट की वजह से आगे पीछे हो गया होगा मामला, लेकिन अब तो पढ़ ही सकते हो ना, आज कोई क्लास नहीं।